A very good morning to all from Anurag Joshi. A very warm welcome to all of you on my channel Pinaki Pond. So today's topic is a multi-dimensional array or 2D array. In this video we are talking about how we can create a program with the help of multi-dimensional array and how we can store and show that to our user. Okay, in the previous video we are talking about a single dimensional array. So now we are talking about multi-dimensional array. और इसी मल्टी डायमेंशनल एरे को हम 2D एरे भी कहते हैं। ओके, सॉरी मिस्टेक हो गया, टाइप किया आगे। इसको हम 2D एरे भी कहते हैं। और आपकी अगर हम बात करें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की या प्रैक्टिकल्स की या वाइवा की या अगर आप इंटरव्यू की भी तैयारी कर रहे हो तो जो एरे है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आपसे कहीं ना कहीं पूछा जरूर जाएगा और हर जगह काम आता है। तो आज हम 2D एरे के अंदर कैसे वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं और किस तरह से उसके अंदर हम डिस्प्ले करते हैं वो प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये मल्टी डायमेंशनल एरे जो है मैंने एक हेडिंग दी है और यहाँ पे हमारे प्रोग्राम के अंदर इसका कोई रोल नहीं है, इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली 2 बैकस्लैश लगाइए और आपका काम हो जाएगा। अब सेकेंडली हमें क्या करना है कि एक सी के अंदर प्रोग्राम बनना है, तो इसके लिए जो हमें हेडर फाइल्स यूज़ करनी पड़ेंगी वो कौन सी होगी। एक तो होगी आपके stdio.h जो कि होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, एंड सेकेंड जो लाइब्रेरी फंक्शन लाइब्रेरी फाइल यूज़ कर रहे हैं वो है हमारी conio.h। ओके, तो सबसे पहले इतना काम तो आपको अगर आप कोई भी प्रोग्राम बनाओगे हेडर फाइल तो आपको यूज़ करनी पड़ेगी, उसके बिना आपका कोई भी काम नहीं होगा। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, एक मेन फंक्शन बना देना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इंट मेन एक फंक्शन बना देगा। हमें पता है कि हमारा जो भी कोड है वो हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, मतलब जो कंपाइलर कोड को कंपाइल करता है वो कहाँ से करेगा, वो मेन फंक्शन से करेगा। अगर इसके पहले आपने यूजर डिफाइंड फंक्शंस बना दिए, अगर आप C++ में बात करते हो आपने क्लासेस बना दी, तो भी होगा क्या कि आपका जो कंपाइलर सबसे पहले जंप कहाँ करेगा, मेन फंक्शन के अंदर जंप करेगा। और हमारे हर प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन एक ही होता है। चलिए, इसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 2 वेरिएबल्स बना देते हैं, इंटीजर i और j। जैसे ही i और j नाम के हम 2 वेरिएबल बनाएंगे तो हमारी रैम के अंदर क्या होगा, i और j के लिए कुछ ना कुछ मेमोरी एलोकेट होकर वहाँ पे स्टोर हो जाएगी। चलिए, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक एरे बना रहे हैं। अब वो भी क्योंकि 2 डायमेंशनल एरे, तो अगर आप जब भी कोई 2 डायमेंशनल एरे का एरे बनाना चाहते हो तो उसका जो सिंटैक्स होता है वो क्या है, आपको लिखना होता है जो भी आपने वेरिएबल बनाया। अगर मैंने लिखा इंटीजर एरे फिर एक बिग ब्रैकेट जिसके अंदर जो सिंगल जो था हमारा सिंगल डायमेंशनल का हम यहाँ पे क्या लिख देते थे, साइज लिख देते थे, उसके हिसाब से वो रो या कॉलम के अंदर उसमें स्टोर करता था। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें पता है कि 2 डायमेंशनल एरे है, इसका मतलब ये रोज और कॉलम दोनों के अंदर स्टोर करेगा, जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। अगर आप मैट्रिक्स के अंदर स्टोर करना चाहते हो चीज़ें तो उसके लिए हमारे पास रो और कॉलम दोनों के डेटा होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका लिखने का तरीका होता है, ये फर्स्ट ब्लॉक के अंदर हमारे पास रो आता है और जो सेकंड बिग ब्रैकेट होता है उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, कॉलम की साइज। तो ये इंडिकेट करता है अगर आप जो फर्स्ट ब्रैकेट में जो भी लिखेंगे वो क्या होगी, रो की साइज होगी, मतलब उतनी रोज बन जाएंगी। और अगर आप सेकंड ब्लॉक के अंदर कुछ लिखते हो तो वो आपके कॉलम्स के लिए होता है, ठीक है ना। तो चलिए, मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ जो जिसके अंदर मेरे को जो साइज रखनी है वो मेरे को 3 का रखना है, मतलब 3 रोज और 3 कॉलम का मैं एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ। मतलब एक जो मैट्रिक्स बनेगी वो कितनी बन जाएगी मेरी, 3x3, मतलब 9 एलिमेंट्स का एक मैट्रिक्स बन जाएगा। ओके, तो उसके लिए आपको उनको क्या करना पड़ेगा, इसकी साइज जो है बस यहाँ पे आपको 3 और 3 कर देना। जैसे ही आप ये करोगे अब क्या होगा, आपके रैम के अंदर एक मैट्रिक्स बनी हुई आ जाएगी जिसके अंदर आपके पास एक 9 ब्लॉक्स बने हुए आ जाएंगे मैट्रिक्स के अंदर, और मतलब 3 रोज, ये आपके 3 रोज हो जाएंगी और 3 कॉलम्स। और हमें पता है कि जो एरे के अंदर इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा कहाँ से 0 से स्टार्ट होती है, तो इसके अंदर भी यही होगा। जो रोज की इंडेक्सिंग होगी वो होगी 0, 1 एंड 2, एंड साइमल्टेनियसली जो कॉलम की होगी वो भी क्या होगी, 0, 1 और 2। तो जब आप लोग मैट्रिक्स बनाएंगे तो इसकी इंडेक्सिंग जो होगी, जो फर्स्ट ब्लॉक होगा, जो आपका मैट्रिक्स का फर्स्ट ब्लॉक होगा वो आपके क्या कहलाए, वो एज ए 0, 0 ट्रीट करेगा, देन 0, 1, देन 0, 2। ओके, इस तरह से काम करेगा। अब चलिए, यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब हमें क्या करना है, हम यूज़र से इनपुट चाहते हैं। तो अगर हमें पता है कि अगर हम यूज़र से इनपुट चाहते हैं तो मतलब आपको यहाँ पे scanf का यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ कि एक फॉर लूप लगा देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है अगर मेरे को यूज़र से इनपुट चाहिए तो अपन उसके लिए सबसे सिंपल क्या करते हैं, फॉर लूप का यूज़ करते हैं। क्योंकि मेरे को एरे है, मतलब 0 की भी इंडेक्स वैल्यू की चाहिएगी, फिर 0 0 की चाहिएगी, 0 1 की चाहिएगी, फिर 0 2 चाहिएगी। अगर इस तरह से चाहिएगा तो मैं बार बार scanf नहीं लिखूंगा। अगर अपन नॉर्मल करते हैं तो आपको 9 बार ही scanf का यूज़ करना पड़ेगा, वैसा तो करोगे नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे, उसके अंदर एक और फॉर लूप लगा के हम काम करेंगे। तो जो आपका फॉर लूप होगा सबसे पहला, इसलिए मैंने i नाम का एक वेरिएबल बनाया और इसको इंडिकेट करता हूँ 0, सॉरी इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से। ठीक है। अब क्योंकि मेरे को ये पता होना चाहिए कि मेरी रोज़ कितनी है,
क्योंकि मेरे को पता है मेरी रोज इसमें 3 है, तो जो कंडीशन लगाऊंगा वो कितनी लगेगी, मेरी 3 लगेगी। ओके, और देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। आई होप आपको फॉर लूप का जो सिंटैक्स है सभी को अच्छे से याद हो गया होगा, आप लोगों को आता होगा, तो अब इसमें ज़्यादा अपन टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप कोई नेस्टेड फॉर लूप यूज़ करते हो, अगर आप कभी भी नेस्टेड फॉर लूप यूज़ करते हो, मतलब एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप लगाते हो, तो जो आपका फर्स्ट फॉर लूप है ये ऑलवेज वर्क करेगा आपके रोज के लिए। मतलब रोज के अंदर आपको कोई भी तरह एंट्रीज करनी है, उसके लिए आपका फर्स्ट वाला जो फॉर लूप है वो यूज़ करेगा, और उसके अंदर आप जो दूसरा यूज़ करते हो फॉर लूप, वो हमेशा आपके वर्क करेगा एज अ कॉलम के लिए। तो इसके अंदर भी इंडेक्सिंग वैल्यू 0 से ही होगी, तो अपन 0 लिख देंगे, और कॉलम की वैल्यू हमने यहाँ पे देख सकते हो हमने 3 ली है, तो इसके लिए इसके अंदर जो कंडीशन लगेगी वो भी कितनी लगेगी, 3 लगेगी। मतलब अपन हमारा जो लूप हमें चलाना है वो कहाँ तक चलाना है, हमें 3 तक चलाना है। ओके, इसके बाद मैं इसको J++ कर देता हूँ, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट मांगेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे अपन यूज़र को कहेंगे कि आप अपनी वैल्यूज़ डालिएगा, तो उसके लिए हमें कौन सा यूज़ करना पड़ता है, फंक्शन प्रिंट एफ, क्योंकि हमारे कंसोल स्क्रीन पे एज इट इज़ प्रिंट करके दे देगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर वैल्यूज फॉर एरे। हाँ, आपने जो एरे बनाया है उसके अंदर आप अपनी वैल्यूज़ को एंटर करिए, सबसे पहले हम उसको बोलेंगे, उसके हिसाब से वो करेगा। अब यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले मैं करता हूँ एक %d लगाया। अब आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि %d क्या होता है। %d आपके काम करता है क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज़ ली है, तो इंटीजर के लिए हमेशा अपन क्या यूज़ करते हैं, %d का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए हमने यहाँ तक कर लिया, कोई इशू नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ को पास करवाना चाहते हैं, तो जब ये वैल्यूज़ को पास करवाना चाहते हैं तो आपको वो कोड जो है बिना डबल कोड्स के लिखना पड़ेगा। तो यहाँ अपने यहाँ क्या लिख देंगे, i, j। ओके, फर्स्ट जो %d है वो i के लिए वर्क करेगा, जो सेकंड %d j के लिए करेगा। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल्स पास करें, इसलिए हमें %d में जो मॉडिफायर्स है वो कितने पास करने पड़ेंगे, 2 पास करने पड़ेंगे। ओके, सबसे बाद इसके आखिर में क्या आ जाएगा, सेमीकोलन। हमने जैसे प्रिंट एफ लिखा तो क्या हुआ, वो यूज़र से कहेगा आप यहाँ पे कुछ एंटर करिए वैल्यूज़। फिर एंटर करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें स्कैनएफ का तो यूज़ करना पड़ेगा ना, बिना उसके अपन एंटर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, स्कैनएफ फंक्शन लिखते हैं। स्कैनएफ के अंदर आपको लिखने का तरीका पता ही है, सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, मॉडिफायर लिख देते हैं। हमने लिख दिया मॉडिफायर %d, देन एड्रेस एम्परसेंट का साइन, क्योंकि हमारे एम्परसेंट का साइन होता है उसका काम क्या होता है, एड्रेस प्रिंट करवाना। ARR ऑफ, इसके अंदर हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, i और j। ओके, तो जैसे ही हमने स्कैनएफ के अंदर लिखा तो हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर अब आप जो भी स्टोर करना चाहोगे वैल्यूज़, वो आप स्टोर इजीली कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर आप चाहो 44 करो, 45 करिए, तो मतलब जो फर्स्ट आप एलिमेंट करोगे वो 0 0 में आएगा, देन सेकंड आएगा 0 1 में, देन 0 2 में। उसके बाद अगर आप जो एंटर करोगे वो 1 0 में आएगा, देन 1 1, देन 1 2। इस तरह से इसके अंदर कोडिंग होगी। चलिए यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे क्या किया, यूज़र से इनपुट ले लिया। अब ये वर्क कैसे करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझना होगा कि फॉर लूप यहाँ पे वर्क किस तरह से करेगा। तो समझिए, सबसे पहले क्या होगा, i की वैल्यू आपकी क्या है, i की वैल्यू है 0। यहाँ पे इसने कंडीशन चेक करी, कंडीशन मेरी सही है, तो इसके अंदर एंटर करा, इसके अंदर एंटर करा। जब से देखा i = 0 है, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, आपके पास एक ब्लॉक बना हुआ आएगा जिसके अंदर i0, i1 और i2 एक ब्लॉक बना हुआ आ जाएगा रैम के अंदर। उसके बाद आपने देखा भी फॉर j = 0, j is less than 3, j++। तो यहाँ पे भी क्या करेगा, 3 ब्लॉक बना के दे देगा आपको j के लिए भी। ठीक है, J0, J1 और J2, जिसके अंदर इनकी इंडेक्सिंग वैल्यू है, जिनके अंदर आप जो भी स्टोर करना चाहोगे या आप जो भी कुछ फैच करना चाहते हो वो कुछ आ जाता है। उसके बाद हमने प्रिंट एफ के अंदर लिखा एंटर वैल्यूज फॉर एरे। इससे आपके पास एज इट इज प्रिंट होकर आ जाएगा i और j। फिर हमने लिखा स्कैन एफ %d ARR ऑफ i। अब i की वैल्यू कितनी है, 0, और j की कितनी है, 0। तो इसका मतलब अब यहाँ पे आपके क्या होगा, ARR ऑफ, पहले मैं आपको लिखा देता हूँ, मैं उसको कमेंट कर देता हूँ। ये आपका ऐसे लिखा हुआ आएगा ARR ऑफ 0 देन 0, क्योंकि i के अंदर 0 है और j के अंदर भी 0 है। तो इसके अंदर आप जो भी वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहते हो, जैसे 45 करवाते हो, तो वो आपके क्या होगी, इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद लूप क्या होगा, इसके बाद कुछ नहीं लिखा हुआ है हमने। अगर इसके बाद कुछ नहीं है तो इस ब्लॉक से बाहर आएगा और j++ करेगा। तो जो j की वैल्यू हमारी पहले 0 थी, अब वो j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो j की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। फिर ये कंडीशन चेक करेगा, j1 is less than 3, कंडीशन ट्रू है, इसके अंदर आया। अब यहाँ पे क्या आएगा, एरे ऑफ 0 1। अब 0 1 के अंदर अगर आपको कुछ भी इंसर्ट करवाना है तो वो आपको यहाँ लिखा हुआ आएगा A0 1 में आप कुछ भी इंसर्ट करिए, फिर स्कैन एफ ARR ऑफ 0 1। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 0 1। अब 0 1 के अंदर अगर आप
चाहो 45 55 एंटर कर दो, तो आप इसके हिसाब से कब तक चलेगा आपका लूप, ये आपका चलेगा j ऑफ 2 तक। मतलब जैसे ही j ऑफ 3 हुआ कंडीशन फॉल्स हो गई, तो जैसे ही ये कंडीशन आपकी फॉल्स हुई तो क्या हुआ, इस लूप से बाहर आया, और इस लूप से बाहर आने के बाद अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो वो यहाँ से जाएगा i++ में। जैसे ही i++ में गया तो हुआ क्या, अभी i की वैल्यू तो इंक्रीमेंट हो गई 1 से, पर जो j था ये आपका क्या होगा, इस लूप आपके रैम से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि क्या हुआ, ये इस ब्लॉक से बाहर आ गया। आप देख पा रहे हो ये वाला ब्लॉक है, और हम सभी को पता है कि जो कोई भी वेरिएबल होते हैं, जो लोकल वेरिएबल होते हैं, उनकी जो लाइफ टाइम होती है वो कितनी होती है, वो ब्लॉक्स के अंदर तक ही होती है। ब्लॉक के बाहर आते ही क्या होता है, वो वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आपका जो j वेरिएबल था वो रैम में से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर i की वैल्यू 1 से कंडीशन चेक करी, 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है। इसके बाद जब जैसे ही वापस एंटर करा तो ये जो j है ना, ये वापस बनेगा आपके। अब इसने कहा वापस j = 0 हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, आपके रैम के अंदर j को वापस क्रिएट करेगा, जिसके अंदर वापस j का स्टार्ट होगी 0 से, और उसके हिसाब से आपके पास j ऑफ 0, 1 और 2 के लिए आपको वापस फॉर लूप यूज़ करना पड़ेगा, और ये वापस यहाँ से डिस्ट्रॉय होगा, फिर वापस बनेगा जब तक i की वैल्यू आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो जैसे ही i की वैल्यू भी 3 होगी, ये i की वैल्यू 3 करने के बाद क्या होगा, 3 इज लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स, तो यहाँ से इस पूरे लूप से बाहर आ जाएगा। तो इस पूरे लूप से बाहर आने के बाद अब हमारा नेक्स्ट काम क्या रह गया, ये हमारे पास वैल्यूज़ तो आ गई, वापस हमें क्या करना पड़ेगा, हमको प्रिंट भी तो करना पड़ेगा। बिना प्रिंट किए हम वैल्यूज़ को नहीं देख पाएंगे अपना आउटपुट स्क्रीन पे। तो नेक्स्ट काम अब अपन को क्या करना है, डिस्प्ले कराना है। भाई हमने जो भी इंसर्ट करा है वो दिखेगा कैसे, वो डिस्प्ले तो कराना पड़ेगा। तो उसके लिए हम वापस क्या यूज़ करते हैं, printf फंक्शन। printf फंक्शन के अंदर मैं लिख देता हूँ 2 डायमेंशनल एरे एलिमेंट्स। ये कंपल्सरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं कि आपको लिखना ही लिखना है, ये तो बस हमारा प्रोग्राम जो है वो अच्छा दिखे, सुंदर दिखे, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थोड़ा इसको एक तरीके से बनाते हैं जिससे अगर आप कभी एग्जामिनर को भी अगर आप खुश करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस तरह से कोडिंग करनी है। बाकी ऐसा जरूर नहीं कि आप ये printf का या सिंटेक्स लिखें या कुछ लिखें। मेन हमारा काम क्या है, हमें वापस जो हमारे पास वैल्यूज़ आई थी उनको डिस्प्ले करवाना है। डिस्प्ले करवाने के लिए वापस हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप का यूज़ करना पड़ेगा। वापस हम एक फॉर लूप बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो आई था यहाँ से यहाँ पर वापस बाहर आने के बाद पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, तो आई और जे कुछ है ही नहीं। तो वापस हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज करेंगे और वही लूप रखेंगे जो हमारा प्रीवियसली था। तो हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। चलिए छोड़िए, कॉपी पेस्ट की जरूरत नहीं है, अभी 2 मिनट लगेंगे, अपन लिख के देते हैं इसको। i is 3 देन i++, सॉरी। इसके बाद हमने फॉर लूप लगाया, खोला, इसके अंदर वापस हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। j = 0, j कहाँ तक चलाना है, मैं 3 तक ही, क्योंकि ऊपर भी j की वैल्यू 3 तक ही लिखी है, j++। इसके अंदर हमें मेन काम हमारा क्या है, printf करवाना है हमें, जो कि हमने वैल्यूज लिए प्रिंट होके आए। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ printf, फिर मैंने लिखा यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर %d, डबल कोट्स के अंदर मैं लिख देता हूँ %d और ARR ऑफ i देन j। ओके, तो वर्किंग इसकी दोनों की एक जैसी रहेगी। इसके अंदर बस हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब एक इसमें मैं एक छोटा सा चेंज करना चाहूँगा कि अब इस ऐसा अगर आप करेंगे ना, तो आपको पहले बताता हूँ, अगर आप इस तरह की कोडिंग करते हो तो आपके पास क्या आउटपुट आता है, और जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपन वो देखते हैं। तो मैं यहाँ पे बिल्ड एंड रन करता हूँ मेरे प्रोग्राम को, और ये देखिए हमारे पास पूछ रहा है एंटर वैल्यूज़ फॉर a ऑफ 00। अब ये a ऑफ 00 क्यों आया, क्योंकि हमने सॉरी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा था, ARR ऑफ %d i और j। तो आप खुद देख सकते हैं, मेरा i की वैल्यू सबसे पहले क्या है, 0 है, और j की वैल्यू क्या है, तो सॉरी वापस देखते हैं, 0 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू थी, अंदर आया j = 0, j इज लेस देन 3, मतलब जो मैंने आपको बताया 0 के अंदर आप कुछ भी वैल्यू प्रिंट करिए, एंटर कर दिए, वो प्रिंट होगा। फिर 0 1 होगा, 0 1 क्या हुआ, क्योंकि हमारी कंडीशन अभी तक सही है, j++ होगा, तो जो 0 की वैल्यू थी अब j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है। तो इस तरह से हमारा जो मतलब लॉजिक है वो एकदम सही है। मैंने जो आपको समझाया इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी आपको। तो इसमें बस आपको एंट्रीज करनी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 9 वैल्यूज़ ली है, सॉरी 3x3 का, इसका मतलब मेरे को 9 वैल्यूज़ लेनी पड़ेगी। तो अब देखिए हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही है वो इस तरह से आएंगी, 2 12, मतलब
आप पता नहीं कर पा रहे हो कि ये मैट्रिक्स के अंदर बना है कि नहीं बना, ऐसे तो नहीं बना। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक छोटा सा लॉजिक लगाना है। आप उस लॉजिक को लगाइए और आप एकदम अच्छे से मैट्रिक्स जिस हिसाब से आपको प्रिंट करवानी होती है, मतलब जो रोज़ और कॉलम में दिखना चाहिए उस तरह से दिख जाएगा आपको। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट एफ के बाद हम क्या करते हैं, कंडीशन लगा देते हैं। अगर हमारा जे जो है वो 2 हो जाए, जे के 2 होने के बाद हमें क्या करना है, हमारे प्रिंट एफ के अंदर एक न्यू लाइन क्रिएट कर दीजिए, आप नई लाइन बना दीजिए। बस आपको इतना सा कोड लिखना है। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या होता है अगर अपन ऐसा कुछ लिखते हैं। अब मैं वापस इसको बिल्ड एंड रन करता हूँ। सेट करते हैं इसके अंदर, जैसे मैंने डाला 2, 12, 45, 15, 3, 43, 2, 10, 15। तो ये देखिए कि हमारे पास रोज़ और कॉलम में हमारा जो भी डेटा था वो डिस्प्ले होने लग गया। तो ये है आपका एक नॉर्मल 2D एरे का प्रोग्राम, जिसके अंदर हम यूज़र से इनपुट लेके कैसे 2D डायमेंशनल एरे के अंदर हमारा जो भी डेटा है वो शो कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा प्रोग्राम। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में आपका जो भी डाउट हो वो इजीली पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको जल्दी से जल्दी उसका आंसर देने की। आई होप आपको यहाँ तक कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। ओके, सो कोडिंग करते रहिए। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।